मैं सोनी साहनी। आइए आज हम देखते हैं कि संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन-कौन सी हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है और उनको क्योंकि दूर करके ही प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया को संपादित किया जा सकता है। ये जो संप्रेषण में आने वाली बाधाएं होती हैं, ये कभी-कभी अनचाही आ जाती हैं या पहले से उत्पन्न परिस्थितियों के तहत होती हैं, जिनका समाधान करके, जिनको दूर करके ही हम प्रभावशाली अधिगम को बालक बालिकाओं के अंतःकरण में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बाधा कौन कौन सी है। देखिए पहली है भौतिक बाधाएं। संप्रेषण में आने वाली जो प्रमुख बाधाएं उनमें सबसे पहली बाधा है भौतिक बाधाएं। इसमें शोर, अदृश्यता, वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं एवं खराब स्वास्थ्य। शोर से तात्पर्य है कि जहाँ प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया को संपादित करना, वहाँ जो कक्षा अंतःक्रिया हो रही है, बालक बालिकाएं आपस में बातचीत कर रहे हैं या बाहर से ही कोई शोर आ रहा है, कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, कोई बातचीत हो गया, तो उस शोर से जो आपसी वार्तालाप होता है, जो अंतःक्रिया होती है, वह बुरी तरह प्रभावित होती है। ध्यान का केंद्रित नहीं हो पाना और आवाज अस्पष्ट सुनाई मतलब नहीं दे पाता है स्पष्ट रूप से, तो इससे भी अधिगम नहीं हो पाता है। तो शोर को दूर करना अति आवश्यक है। एक शांत वातावरण होना चाहिए जिससे कि हम जो आपसी बातचीत है उसको एक दूसरे के द्वारा सुना जा सके, अंतःक्रिया स्थापित की जा सके, संवाद की प्रक्रिया को संचालित किया जा सके। फिर है अदृश्यता। अदृश्यता से तात्पर्य स्पष्ट रूप से दिखाई न देना, मतलब कुछ धुंधला सा दिखाई देना। वो मौसम की वजह से भी हो सकता है या फिर सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब से भी हो सकता है। जैसे कि क्लास में अगर मान लीजिए जिन बच्चों की हाइट ज़्यादा है वो अगर आगे बैठे हुए हैं, तो कम हाइट वाले बच्चे अगर पीछे बैठे हुए तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा कि ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है या फिर जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वह क्या बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। केवल मुंह से बोले हुए शब्द ही अधिगम नहीं कराते, जो भाव भंगिमाएं होती हैं वह भी प्रभावशाली अधिगम कराती है। तो इसीलिए जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उनका भी मतलब उनके भाव भंगिमाओं का दृष्टिगोचर होना अति आवश्यक है। अब ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है वह भी अच्छी तरह बालक बालिकाओं को दिखना चाहिए ताकि वह अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से परिपक्व कर सकें, अपनी जो भी त्रुटियां उसको दूर कर सकें और अधिगम अच्छे से हो सके। यदि मौसम की वजह से अदृश्यता उत्पन्न हुई है, जैसे मान लीजिए घना कोहरा हो या धूप न हो, बादल जैसी स्थिति हो, तो उस दौरान रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कमरे में पर्याप्त खिड़कियां नहीं होंगी, रोशनदान नहीं होंगे, तो रोशनी नहीं आएगी, तो इससे भी दिक्कत होती है। इसीलिए इस अदृश्यता की समस्या को दूर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो यह संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह प्रभावित होती है। फिर है वातावरण तथा भौतिक असुविधाएं। वातावरण से तात्पर्य हमारा जो मौसम का परिवर्तन है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब के अनुसार अगर हमारे शरीर के अनुकूल वातावरण नहीं रहेगा तो भी हम उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे और कष्टप्रद वातावरण में अधिगम हो पाना असंभव है। यदि बहुत अधिक गर्मी है तो भी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, बहुत अधिक ठंडी लग रही है तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो उस हिसाब से कमरे का निर्माण होना चाहिए और जो जरूरी सुविधाएं हैं वह भी होनी चाहिए, जैसे पंखे इत्यादि। भौतिक सुविधाएं असुविधाएं, मान लीजिए डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड, बल्ब, पंखे, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर कैसे अधिगम होगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करना अति आवश्यक है। फिर है खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य में शिक्षक और बालक दोनों का स्वास्थ्य आता है। यदि शिक्षक स्वस्थ रहेगा शारीरिक और मानसिक तौर पर, तभी वह अच्छे से मतलब अपने नॉलेज को एक प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से छात्र छात्राओं तक पहुंचा सकता है और एक स्वस्थ शिक्षक और स्वस्थ छात्र छात्राएं ही वह अधिगम को ले सकते हैं। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं तो फिर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए या फिर जो क्रियाकलाप है उनको उसी के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए, संचालित करना चाहिए, जिससे सभी अधिगम को कर सके। मान लीजिए थकान की बहुत ज़्यादा स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उस दौरान कुछ एंटरटेनमेंट जैसे क्लासेस चल जाए अगर, तो सेम टॉपिक को सामान्य लेक्चर के अलावा हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी लर्निंग अच्छे से करा सकते हैं या वाद विवाद करवा सकते हैं या फिर कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, भाषा प्रतियोगिता हो गई
या फिर अपने विचारों को प्रकट करना, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड वगैरह होता है। तो डिफरेंट मतलब कुछ भी जब होता है तो उसमें इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो वातावरण की परिस्थितियाँ होती हैं या जो मनोवैज्ञानिक दशाएं होती हैं जिनसे प्रभावित हो रहा था, वो भी थोड़ा सा दूर हो जाता है। फिर सेकंड नंबर पर आते हैं, भाषा की बाधाएं आती हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में ये जो भाषा की बाधाएं हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। लिखित या मौखिक दोनों रूपों में यदि शब्द सही से टू द पॉइंट ना हो, मतलब कि शब्दाडंबर होना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, या फिर जहाँ पर कम शब्दों में किसी बात को कहा जा सकता है वहाँ पर खूब लंबा चौड़ा उसको खूब खींच के कई सेंटेंस में कहा जाए तो भी वो बहुत अच्छा नहीं लगता और लगता है कि मतलब क्या बात हो रही है, बोरिंग फील होता है। तो इससे भी संप्रेषण प्रक्रिया नहीं हो पाती है। अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द और गलत उच्चारण। शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण, अनावश्यक शब्द और गलत उच्चारण ये भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इससे भी संप्रेषण प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती है। फिर है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। संप्रेषण प्रक्रिया में जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं यह सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, क्योंकि जो भौतिक बाधाएं हैं, भाषा की बाधाएं हैं, इनको तो हम पूर्व अधिगम या पाश्चात्य अधिगम के पश्चात सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं इनसे जब व्यक्ति प्रभावित होता है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे बालक हो, तो फिर वो अधिगम हो ही नहीं पाता, बाद में उससे सुधार की संभावना कहाँ से रहेगी। जैसे इसमें पहले है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह ऐसी मनोदशा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ही एक धारणा बना के रखता है कि फला समूह को, फला व्यक्ति को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या फिर सही तरीके से नहीं बताएंगे या बहुत अच्छा बताएंगे। तो इन इस धारणा से ग्रसित समूह व्यक्ति उसमें मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं समझा पाएंगे तो वो लाख अच्छा शिक्षक बता पा रहा हो, वो छात्र छात्राएं समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। और यदि शिक्षक के मन में ये धारणा है कि फला क्लास जो है वह समझ नहीं पाती है, उनको बार बार मतलब बताना पड़ता है, वो थोड़ा सामान्य से नीचे की कैटेगरी के अगर उस समूह को मान लेते हैं शिक्षक, तो उन्हें लगता है कि समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसी तरीके से वो शिक्षण प्रक्रिया को संचालित ही नहीं कर पाते हैं, जिससे ये जो संप्रेषण है, ये जो अधिगम है, वो बुरी तरह प्रभावित होता है। फिर आप देखते हैं अरुचि। अगर किसी टॉपिक के प्रति, किसी शिक्षक के प्रति, किसी क्लास के प्रति अगर अरुचि ही नहीं है तो फिर संप्रेषण जो है वो प्रभावित होता है और बच्चे या शिक्षक ध्यान भी नहीं दे सकते हैं। यदि अधिक चिंता की बात है, अपूर्ण जिज्ञासाएं हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए एक क्लास है वो चिंतित है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, या कोई भी चिंता, घरेलू चिंताएं भी हो सकती है, आपसी कोई चिंता भी हो सकती है, उस चिंता से ग्रसित व्यक्ति भी उस संप्रेषण प्रक्रिया को संपादित नहीं कर पाता है और वो लर्निंग भी नहीं हो पाती है। अपूर्ण जिज्ञासाएं, यदि हमारे मन में कोई जिज्ञासा है और वो शांत नहीं होती है, उसका समाधान नहीं होता है, तो फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि शिक्षक अपने छात्र छात्राओं क्लास की जिज्ञासाओं का एक संभावित अस्थायी समाधान करें, जिससे कि उन्हें आगे की चीज़ें समझने में सहायता हो और वो रुचि भी ले सकें। इससे जो संप्रेषण प्रक्रिया वो बहुत अच्छी होगी और बच्चे अच्छे से सीखेंगे। फिर है चौथे नंबर पर पृष्ठभूमि की बाधाएं। पूर्वाधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, पूर्वकारी स्थिति तथा वातावरण। जब छात्र छात्राएं पहले से जो चीज़ें सीख के आ रहे हैं, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से लर्निंग की है, सीखा है, तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले का अधिगम है वह वर्तमान समय में हो रहे अधिगम पर प्रभाव डाल रहा है। यानी कि हमारी ये जो वर्तमान समय की संप्रेषण प्रक्रिया है उस पर जो पुरानी या पहले हो चुकी संप्रेषण प्रक्रिया है उसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ सांस्कृतिक भेदभाव। यदि कक्षा में बालक बालिकाओं के बीच में या फिर कक्षा और शिक्षक के बीच में किसी खास तौर तरीके का भेदभाव होता है, जैसे कि संस्कृति को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, किसी खास ग्रुप को, समुदाय को लेकर, तो एक मेंटलिटी सेटअप हो जाती है कि हाँ फला शिक्षक बहुत अच्छे से बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। तो इससे भी थोड़ा ध्यान दे पाने में दिक्कत होती है
और लर्निंग प्रभावित होती है। फिर है पूर्व कार्य स्थिति तथा वातावरण। शिक्षक पहले ही जिस वातावरण में कार्य कर चुके हैं या जैसा वातावरण रहा है, और छात्र छात्राएं भी पहले के शिक्षक शिक्षिकाओं से कैसे सीखे हैं, कैसे पढ़े हैं, इन सब का भी बहुत मतलब अच्छा भी और खराब भी प्रभाव वर्तमान समय में हो रहा संप्रेषण प्रक्रिया पर पड़ता है। तो इसीलिए एक शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वह पहले कक्षा में जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो भौतिक बाधाएं हैं उनको हम पहले से ही दूर करके रखें। कक्षा में अचानक से कोई परिस्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो भी उसका कोई समाधान करने का प्रयास करें, और जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं उनको अपनी सूझबूझ, अपनी कार्यकुशलता, अपनी तात्कालिक बुद्धि के बल पर उसको भी दूर करने का प्रयास करें, और कक्षा के अंदर एक रुचि का भाव प्रेरित करें। उसके लिए कई तरीके हैं, जैसे हम पाठ प्रस्तावना कौशल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेसन प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो सहायक सामग्री है उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें संप्रेषण एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है, और हम इन बाधाओं को दूर करके ही संप्रेषण प्रक्रिया को बहुत अच्छे से संचालित कर सकते हैं। तो ये जो भौतिक बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पृष्ठभूमि की बाधाएं हैं, इनको दूर करना अति आवश्यक है। इनको दूर करने के पश्चात हम अपनी संप्रेषण प्रक्रिया को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में दो टाइप्स की होती है। एक मैंने पहले बताया था पिछले की वीडियो में कि शाब्दिक और अशाब्दिक, और एक उसका दूसरा भी फ्रेम है शैक्षिक और लोक संप्रेषण, मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन। तो शैक्षिक संप्रेषण में हम देखते हैं कि एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, किसी खास उद्देश्य से, किसी खास पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये पढ़ने पढ़ाने का ये क्रम चलता है और उसके तहत संप्रेषण प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। और जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, लोक संप्रेषण, उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, वो अपनी बात को पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर किसी से भी अपनी बातों को कह सकता है। इसमें फीडबैक जो है एक लंबे समय पर मिलता है, जबकि शैक्षिक संप्रेषण में फीडबैक जो है वो तत्काल प्राप्त करना संभव हो पाता है। लोक संप्रेषण का दूरगामी परिणाम होता है, वैसे तो शैक्षिक संप्रेषण का दूरगामी परिणाम होता है, लेकिन लोक संप्रेषण जो है वो अस्थायी तौर पर, सामाजिक तौर पर व्यापक परिवर्तन के लिए उसका तात्कालिक प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सूचना एक बड़े ग्रुप को अगर देना है तो हम पब्लिक कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है, और इन दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है, शैक्षिक संप्रेषण का और लोक संप्रेषण का। तो इन दोनों को पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। और ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये जो कक्षा है, यही हमारे देश का, समाज का भविष्य है, और शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का दायित्व है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कुशल होकर अपनी कमियों को दूर करके, अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करके हम अपने ज्ञान को बहुत बेहतर तरीके से अपनी कक्षा में ट्रांसफर करें, अधिगम कराएं, ताकि हमारा जो आने वाला कल है, जो समाज है, वह व्यापक रूप से तरक्की करे और उसमें व्यापक सुधार हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।